विस्तार के साथ खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे, क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े और प्रभावशाली शहर यानी न्यूयॉर्क में इस बार इतिहास रच गया है। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल कर ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना, लगातार उनके द्वारा किए गए विरोध के बावजूद ममदानी ने भारी मतों से जीत दर्ज की। अमेरिका की सियासत में एक नया अध्याय यहां से शुरू हो गया। ममदानी ने ये चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो और रिपब्लिकन प्रत्याशी कर्टिस लीवा को हराकर जीता है। चुनाव में जोहरान ममदानी का असली मुकाबला एंड्रू कुओमो के साथ था, जो कभी न्यूयॉर्क के सबसे ताकतवर गवर्नर माने जाते थे। ये चुनाव ट्रंप युग के बाद की अमेरिकी राजनीति की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे में ममदानी की जीत को अमेरिकी समाज में बदलती राजनीतिक सोच और आम जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क शहर के चुनाव बोर्ड के अनुसार करीब 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। ये 1969 के बाद से न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में सबसे अधिक मतदान का रिकॉर्ड भी रहा। न्यूयॉर्क की आबादी करीब 85 लाख के करीब है और इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग ने इस चुनाव को ऐतिहासिक बनाया। जोहरान ममदानी का उभार न्यूयॉर्क की घनी और अभिजात वर्ग के लिए एक झटका साबित हो रहा है। शहर की राजनीति पर दशकों से हावी कॉर्पोरेट और एलिट वर्ग को ममदानी जैसे ग्राउंड लेवल नेता की लोकप्रियता ने चौंका सा दिया है। ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार में आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय और सस्ती आवास व्यवस्था जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। उनका नारा था अ न्यू न्यूयॉर्क फॉर ऑल, यानी ऐसा न्यूयॉर्क जो सिर्फ अमीरों का नहीं बल्कि हर नागरिक का हो। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ममदानी की नीतियों को अमेरिका विरोध समाजवाद कहकर निशाना बनाया था। ट्रंप की आलोचना का उल्टा असर भी धरातल पर दिखाई दिया। ममदानी के समर्थन में युवाओं, प्रवासियों और मजदूरों, विशेष तौर पर मिडिल क्लास समुदाय की लहर दिखाई दी। बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकोसियो-कोर्टेज AOC जैसे प्रभावशाली नेताओं ने भी ममदानी के लिए खुलकर प्रचार किया। ब्रुकलिन और क्वींस जैसे इलाकों में ममदानी के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। उनके प्रचार में संगीत, रंगमंच और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ने का नया तरीका देखने को मिला। चुनाव नतीजे आने के बाद ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर के बाहर जश्न का माहौल था। ममदानी की वॉच पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें समर्थकों ने संगीत कार्यक्रम और नारेबाजी के बीच अपनी खुशी का इजहार किया। उनकी पत्नी रमा दुआजी, जो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने भी चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाई। रमा ने न्यूयॉर्क के एस्टोरिया क्वींस इलाके में अपना वोट डालने के बाद इंस्टाग्राम पर लेट्स गो NYC यानी न्यूयॉर्क लिखा। जनता को मतदान के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उनकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुई थी। ममदानी की जीत को न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि पूरे अमेरिका में प्रवासी भारतीय समुदाय की जीत माना जा रहा है। वे युगांडा में जन्मे और भारतीय मूल के परिवार से हैं। अमेरिका में आकर उन्होंने अपनी पढ़ाई, राजनीति दोनों को नई दिशा दी। जोहरान ममदानी से पहले न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने गरीबों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उनका ये मेयर चुनाव अभियान जो है वो पूरी तरीके से जनता के फंड पर आधारित था। बड़े कॉर्पोरेट दान से दूरी बनाकर ममदानी ने पीपल पावर्ड कैंपेन का मॉडल पेश किया। इससे जनता में संदेश गया कि वो सचमुच आम लोगों के उम्मीदवार हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ममदानी की जीत अमेरिकी राजनीति में लेफ्ट प्रोग्रेसिव ब्लॉक की वापसी का संकेत है। इससे आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति में भी असर देखने को मिल सकता है। वहीं रिपब्लिकन खेमे में यह नतीजा ट्रंप की घटती पकड़ के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने अपने पहले संबोधन में कहा कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन हर मेहनतकश न्यूयॉर्क वासी की है जो मानते हैं कि शहर सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। हम एक ऐसे न्यूयॉर्क का निर्माण करेंगे जो समानता, अवसर और न्याय पर टिका होगा। उनकी ये बात सुनकर भीड़ में मौजूद समर्थक ममदानी फॉर द पीपल के नारे लगाने लगे। निसंदेह जोहरान ममदानी की जीत ने अमेरिकी राजनीति में एक नई दिशा दी है, एक ऐसी दिशा जो जनता की उम्मीद, प्रवासी संघर्ष और सामाजिक समानता के सपने से जुड़ी है।
बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की करेंगे बात। अमेरिका के केंटकी राज्य के लुईविल शहर में एक भीषण विमान हादसा हुआ। यूपीएस यानी यूनाइटेड पार्सल सर्विस का एक बड़ा कार्गो विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। 3 लोगों की मौत हो गई, 11 इसमें झुलस गए। हादसा स्थानीय समय अनुसार शाम 5:15 के आसपास हुआ। उस वक्त हुआ जब विमान मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए रवाना हो रहा था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के मुताबिक ये विमान मैकडॉनल्ड डगलस MD-11 मॉडल का था, जिसे 1991 में निर्मित किया गया था। जैसे ही विमान ने रनवे से उड़ान भरी, उसके बाएं विंग में आग लग गई और कुछ ही क्षणों में वो नियंत्रण खो बैठा। वीडियो फुटेज में दिखा कि विमान कुछ ऊंचाई तक उठा, लेकिन फिर अचानक झुककर जमीन की तरफ गिरने लगा। जोरदार धमाके के साथ वो ब्लास्ट होता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि आग का बड़ा गुबार आसमान में दिखाई दिया। रनवे के पास स्थित एक इमारत की छत पर वो गिरा और क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद पूरे एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई और सभी उड़ानें तुरंत रोकी गईं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने में जुटी रहीं। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने हादसे पर गहरा दुख जताया और कहा कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि विमान में भारी मात्रा में ईंधन और ज्वलनशील पदार्थ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन आग और धुएं की वजह से स्थिति अब भी खतरनाक बनी हुई है। गवर्नर ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। राहत कर्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विमान में मौजूद ईंधन और रासायनिक पदार्थ किसी भी वक्त और विस्फोट का कारण बन सकते हैं। लुईविल के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने भी हादसे को लेकर चिंता जताई। कहा कि विमान के ईंधन से आग फैलने और प्रदूषण का खतरा है। आसपास के इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई। यूपीएस कंपनी ने भी बयान जारी कर पुष्टि की कि हादसे में उसके कार्गो विमान का क्रैश होना दुखद है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन और FAA के साथ मिलकर जांच में सहयोग कर रहे हैं और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि विमान के इंजन या फ्यूल सिस्टम में तकनीकी खराबी आई, जिसके चलते आग लगी और विमान ने नियंत्रण खोया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है। खबर महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी ISI और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के डी सिंडिकेट ने अब दुनिया की नजर से बचने और अपने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए एक नया नार्को हब बना लिया है। भारतीय एजेंसियों की बढ़ती सख्ती के बाद दाऊद गैंग ने अपना कारोबार चुपचाप पड़ोसी देश बांग्लादेश में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, खुफिया इनपुट है ये। खुफिया इनपुट से खुलासा हुआ है कि ISI ने डी कंपनी को सीधे निर्देश दिया है कि वो भारत में ड्रग्स की सप्लाई के लिए बांग्लादेश रूट का इस्तेमाल करे। दावा किया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क की कमान दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम संभालेगा। आपको इस खबर में बताते हैं कि भारत के लिए ये कितना खतरनाक घातक साबित हो सकता है। नशीले पदार्थ लंबे समय से ISI के लिए अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने का एक बड़ा माध्यम है। इस बीच भारतीय एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं और ISI के समर्थन से फल फूल रहे दाऊद इब्राहिम के नारकोटिक्स बिजनेस पर शिकंजा कसा जा रहा है। नतीजतन डी कंपनी को अपनी नेटवर्क को बढ़ाना पड़ रहा है ताकि नुकसान की भरपाई कर पाए। वो डी सिंडिकेट ने अब बांग्लादेश में अपना अड्डा बना लिया है और नशीले पदार्थों के व्यापार को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब में भी वो विस्तार की योजना बना रहा है। भारत में सिंडिकेट अपने पैर पर नहीं पसार पा रहा है, इसीलिए बांग्लादेश को अच्छे विकल्प के तौर पर उधर देखा गया। ISI ने डी सिंडिकेट को निर्देश दिया है कि वह भारत में ड्रग बांग्लादेश के रास्ते पहुंचाए। वहां की वर्तमान अंतरिम सरकार का पाकिस्तान के प्रति रवैया दोस्ताना है और ISI इसी स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा है। ISI ने दाऊद गैंग से यह भी कहा है कि वह बांग्लादेश का इस्तेमाल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पश्चिम और मध्य पूर्व देशों में भी ड्रग तस्करी के लिए कर सकता है। गैंग ने ड्रग के व्यापार को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती भी की है। म्यांमार से ऑपरेट होने वाले ड्रग माफिया के साथ भी इनके संबंध बढ़े हैं। ऑपरेशन के लिए बड़े स्तर पर अंजाम दिए जाएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी का कहना है, आशंका है कि बांग्लादेश में ऑपरेशन को बड़े स्तर पर अंजाम दिया जाएगा। इनपुट है कि ISI नशीले पदार्थों की तस्करी में बांग्लादेश को अपना मुख्य ऑपरेटिंग सेंटर बनाने के लिए सभी संभावित संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। मतलब यह है कि फोकस पाकिस्तान से हट जाएगा, जो ड्रग
थ्रेट का मुख्य केंद्र रहा है। इसे यूं समझा जा सकता है कि जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसे संगठन टेरर फंडिंग की जांच करेंगे तो उंगली पाकिस्तान की ओर नहीं बल्कि बांग्लादेश की ओर मुड़ जाएगी। पाकिस्तान अपने खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण FATF के रडार पर नहीं आना चाहता है। ISI की ग्रे लिस्ट में वापस आने का मतलब सीधा होगा कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इस्लामाबाद यह बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उस पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2.0 यानी CPEC को फंड करने के लिए चीन का दबाव है। पाकिस्तान सऊदी अरब के बाजार पर भी नजर बनाए हुए है। यह आत्मविश्वास इस बात से आता है कि दोनों देशों ने एक परमाणु सुरक्षा और सैन्य समझौता किया है। ये सहयोग कुछ ऐसा है जिसका ISI फायदा उठाना चाहेगा। दाऊद गैंग पहले से ही सऊदी अरब में अपना धंधा बढ़ाने के जुगाड़ में युवाओं को चिन्हित कर रहा है। मकसद वहां रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की मदद से सऊदी अरब के अंदर ड्रग की एक पूरी चेन स्थापित करना है। हालांकि भारतीय अधिकारियों के अनुसार टारगेट वे लोग नहीं होंगे जो सऊदी अरब में कानूनी रूप से रह रहे हैं। वहां कई लोग अवैध रूप से रहते हैं और वे डी सिंडिकेट के टारगेट ऑडियंस होंगे। उनके अवैध रूप से रहने का फायदा उठाकर ISI उन्हें दाऊद गैंग के लिए काम करने पर मजबूर करेगा। लगभग 10 साल पहले दाऊद नेटवर्क ने अलकायदा और बोको हराम दोनों के साथ बिजनेस किया था। हालांकि कुछ समय बाद ये बंद हो गया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज के अनुसार अब ये संबंध एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों आतंकी ग्रुप अब भारी रकम के बदले दाऊद नेटवर्क को ड्रग्स सप्लाई करेंगे। इन दोनों आतंकी ग्रुप्स का एक नेटवर्क है जो नशीले पदार्थों के व्यापार से जुड़ा है और ये सिंडिकेट के काम आएगा। इस नेटवर्क को दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम संभालेगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। आपको बता दें कि अलकायदा और बोको हराम दोनों को फंड की ज़रूरत है। वे बड़ी रकम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर लोगों की भर्ती कर पाएं, ट्रेनिंग दे पाएं। अधिकारी ने बताया कि ISI बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स ट्रेंड को बढ़ा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है एक साथ मिलकर प्रयास किया जाए। बात नेपाल की करेंगे। नेपाल में आगामी आम चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल है वो तेज हो चुकी है। जनरेशन जो जी का जो आंदोलन था जेनजी का, वो बदले माहौल में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने बड़ा दांव उसके बाद खेला है। उन्होंने नेपाल की 8 कम्युनिस्ट पार्टियों को एक मंच पर लाने का फैसला किया है। ये कदम कम्युनिस्ट वोटों के बिखराव को रोकने और देश में वामपंथी आंदोलन को फिर से मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रचंड के नेतृत्व में इन सभी दलों के विलय से एक नई पार्टी का गठन हुआ है जिसका नाम रखा गया है कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल समाजवादी। इस नई पार्टी का संचालन प्रचंड और पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल मिलकर करेंगे। बताया जा रहा है कि राज्य और जिला स्तर पर कम्युनिस्ट वोट बैंक के एकजुट करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार जिन 8 दलों का विलय हुआ है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी सेंटर, एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल सोशलिस्ट पार्टी, जन समाजवादी पार्टी, CPN सोशलिस्ट, CPN माओवादी सोशलिस्ट और CPN कम्युनिस्ट जैसे प्रमुख वामपंथी दल शामिल हैं। 2017 के बाद ये पहली बार है जब नेपाल में इतने बड़े स्तर पर कम्युनिस्ट एकता दिखाई दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 के चुनाव में इन दलों को मिलाकर लगभग 45 सीटों पर सफलता मिली थी, लेकिन UML और कांग्रेस के गठबंधन के कारण इनकी राजनीतिक ताकत बिखरी है। 2026 के आम चुनाव से पहले एकजुटता वामपंथी राजनीति में नई ऊर्जा भरने की कोशिश मानी जा रही है। जनजी आंदोलन ने पिछले साल सितंबर 2025 में नेपाल की सियासत की दिशा ही बदल दी थी। युवाओं के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई और गोलीबारी के बावजूद प्रदर्शन थमा नहीं। इसके बाद ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार भी बनी जिसका काम 5 मार्च 2026 तक आम चुनाव कराना है। वहीं जनरेशन जी आंदोलन से जुड़े युवाओं ने अब तक कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह के नई पार्टी बनाने की अटकलें तो थीं, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस पर कोई घोषणा ऑफिशियल नहीं की है। आंदोलन में सक्रिय रहे कई युवा नेता भी अभी तक राजनीतिक रूप में संगठित नहीं दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर नेपाल की राजनीतिक दिलचस्प मोड़ पर है। एक और कम्युनिस्टों की एकजुटता, दूसरी ओर जनरेशन जी की चुप्पी और आने वाले चुनाव में ये तय करेगा कि नेपाल के सत्ता का संतुलन किस ओर झुकेगा।
नेपाल की राजनीति में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ती दिख रही है। राजधानी काठमांडू में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के शीर्ष नेतृत्व की अहम बैठक संपन्न हुई है। देखिए, इसकी अगुवाई संसद सदस्य डॉक्टर धवल शमशेर राणा ने की। ये बैठक नेपाल की भावी राजनीति और पार्टी की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में इस बात पर गहन चर्चा हुई कि आगामी आम निर्वाचन से पहले राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को किस तरह और मजबूत किया जाए। नेताओं ने माना कि संगठन में जो खामियां और कमियां अब तक रह गई हैं, उन्हें दूर करना बेहद आवश्यक है ताकि पार्टी को जनता का और व्यापक समर्थन मिल पाए। बैठक में एक स्वर से यही बात उठी कि अगर नेपाल में दोबारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है तो पार्टी को सभी हिंदू, बौद्ध, किरात और उन सभी समुदायों को एकजुट करना होगा जिनकी जड़ें सनातन परंपरा से जुड़ी हैं। नेताओं ने कहा कि नेपाल की आत्मा हिंदुत्व में बसी है और इसी मूल भावना को फिर से जगाने की आवश्यकता है। डॉक्टर धवल शमशेर राणा ने बैठक में अपने संबोधन में कहा कि नेपाल का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हम अपने सनातन धर्म और संस्कृति को राष्ट्र की आधारशिला बनाएंगे। हमारा उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी पहचान को पुनः स्थापित करना है। अब समय है कि हम एकजुट हों, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएं। बैठक में युवा पीढ़ी विशेषकर जन जी पुस्तक की भूमिका पर चर्चा हुई। हाल ही में नेपाल के राजनीति में इसी पीढ़ी ने जबरदस्त आंदोलन किया। 27 घंटे में नई सरकार बदलने की मिसाल भी पेश की गई थी। डॉक्टर राणा ने कहा कि इस ऊर्जावान युवा वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ना बेहद आवश्यक है क्योंकि वही नेपाल के भविष्य का असली चेहरा है। उन्होंने कहा कि जन जी की राजनीतिक चेतना, उनके तेज निर्णय लेने की क्षमता ने ये साबित कर दिया है कि अगर उन्हें सही दिशा और मंच मिले तो नेपाल की राजनीति में सकारात्मक बदलाव संभव है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को इन युवाओं के जोश और अनुभव का सही मिश्रण मानना होगा। बैठक में यह भी तय किया गया है कि आने वाले हफ्तों में पार्टी देश भर में हिंदू एकता यात्रा और संविधान समीक्षा अभियान चलाएगी ताकि नेपाल के हर कोने में सनातन राष्ट्र की भावना को जागृत किया जा सके। पार्टी नेतृत्व ने कहा है कि नेपाल के नागरिकों की दिल में आज भी हिंदू राष्ट्र की चाह जीवित है, बस उसे फिर से संगठित करने की आवश्यकता है। अंत में बैठक का निष्कर्ष यही निकला कि जब तक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी मजबूत नहीं होगी तब तक नेपाल में हिंदू राष्ट्र का सपना अधूरा ही रहेगा। इसलिए पार्टी अब निचले स्तर तक संगठन विस्तार, युवाओं को जोड़ने, हिंदू, बौद्ध, किरात समुदायों को साथ लाने की नई रणनीति पर कार्य करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में चल रही भारी मानवाधिकार उल्लंघनों को तुरंत बंद करे। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगल ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तानी सेना और उसके गुर्गों ने पीओके में कई निर्दोष नागरिकों की हत्या की है जो केवल अपने अधिकार और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अब वहां की जनता उनके सैन्य कब्जे, दमन, संसाधनों के शोषण के खिलाफ विद्रोह कर रही है। मंगल नंदन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि भारत पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले इलाके में हो रहे गंभीर और लगातार मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने का आह्वान करता है। वहां की जनता दशकों से पाकिस्तान की क्रूर नीतियों के खिलाफ खुला विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना प्रशासन ढांचा न केवल लोगों की आवाज़ दबा रहा है बल्कि स्थानीय संसाधनों का अवैध दोहन भी कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार किए जा रहे आरोपों को भी सिरे से खारिज किया। भाविका मंगल नंदन ने कहा कि बार बार झूठ बोलने और आरोप लगाने से न सच्चाई बदलती है न तथ्यों पर कोई असर पड़ता है। पाकिस्तान का पाखंड, दोहरा चरित्र इस मंच के समय के लायक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक प्रक्रिया को बदनाम करने की साजिश है।